नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं और महारथियों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार फिलहाल एक रिटायर्ड क्लर्क के पीछे पड़ी है। पुलिस से लेकर स्पेशल टास्क फोर्स और पूरा शासन उस कर्मचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है जो 31 मार्च को रिटायर्ड हो गया था। मजेदार बात यह है कि उस रिटायर्ड कर्मचारी की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया, फिर इनाम की राशि 50,000 कर दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ऐसे होती है। जिन बड़े अफसरों और ओहदेदारों के संरक्षण में वह घोटाले करता रहा, उन अफसरों को बचाने के लिए मामूली बकरों को बलि पर चढ़ाना तो आम चलन रहा है। देखा नहीं अपराधी विकास दुबे का किस तरह सफाया किया गया। इस सफाये से विकास दुबे को 27 संरक्षण देने के तमाम प्रसंगों का भी सफाया हो गया। खैर, आप आजकल अखबार देख रहे होंगे जिसमें राजस्व परिषद यानी रेवेन्यू बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजिम विवेकानंद डोबरियाल के भ्रष्टाचार से लेकर उसकी फरारी तक की खबरें सिलसिलेवार छप रही हैं। इन खबरों से किन लोगों की पर्दादारी की जा रही है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना होगा। यह अखबारों या चैनलों पर नहीं मिलेगा। चलिए, जैसे जैसे खबर बढ़ती जाएगी हम समझते भी जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन मुकुल सिंघल के निजी सचिव रहे विवेकानंद डोबरियाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ किए हुई है। 31 मार्च 2022 को रिटायर होने के अगले ही दिन 1 अप्रैल को भारी संख्या में पुलिस बल, एसटीएफ और तमाम पुलिस अधिकारी डोबरियाल के घर पहुंच गए। लगा जैसे कोई खूंखार आतंकवादी पकड़ने का स्पेशल ऑपरेशन होने जा रहा हो। पुलिस बिना किसी एफआईआर के डोबरियाल के घर पहुंची थी। एफआईआर अगले महीने यानी 2 मई को राजस्व विभाग के अनुसचिव घनश्याम चतुर्वेदी की तरफ से कैसरबाग थाने में लिखवाई गई। आप ध्यान दें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन मुकुल सिंघल जब तक पद पर बने रहे तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सिंघल 30 अप्रैल को रिटायर हुए और 2 मई को एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर सिंघल के रिटायर होने के अगले ही दिन दर्ज हो जाती, लेकिन बीच में रविवार आ गया, इसलिए एक दिन मामला टल गया। आप फिर ध्यान देते चलें कि सरकार ने डोबरियाल की गिरफ्तारी के लिए पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, फिर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार इतनी बेचैनी में क्यों है? कहीं डोबरियाल का हश्र विकास दुबे वाला तो नहीं होने वाला? क्या सरकार बड़े बड़े नौकरशाहों के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए डोबरियाल का पटाक्षेप करना चाहती है? ऐसे कई सवाल सामने हैं। डोबरियाल इतना ही भ्रष्ट था तो सरकार को यह बोध ज्ञान उसके रिटायर होने के बाद क्यों हुआ? नौकरी में रहते हुए जब वह भ्रष्टाचार कर रहा था तब उसे क्यों नहीं रंगे हाथों पकड़ा गया? विवेकानंद डोबरियाल के खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई गई उसके मजमून पर जरा ध्यान दें। एफआईआर दर्ज कराने वाले राजस्व अधिकारी घनश्याम चतुर्वेदी प्राथमिकी में लिखवाते हैं कि विवेकानंद विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ चल रही जांचों को राजस्व परिषद के चेयरमैन से उनके रिटायर होने के पहले ही निपटवाने का प्रलोभन देता है और यह भी धमकी देता है कि ऐसा नहीं किया तो चेयरमैन साहब से प्रतिकूल कार्रवाई करा दूंगा। एफआईआर में दर्ज इस तथ्य से स्पष्ट है कि पूरे प्रकरण में राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल की भी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका रही है। फिर मुकुल सिंघल पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई, या मुकुल सिंघल के खिलाफ जांच क्यों नहीं बिठाई गई, या उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? भ्रष्टाचार का सारा ठीकरा एक मामूली कर्मचारी पर क्यों? मुकुल सिंघल चूंकि वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं, इसलिए वे नमामि गंगे से धुले हुए हैं। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि विवेकानंद डोबरियाल रिटायर होने के बाद भी दफ्तर आता था और विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभिन्न जांचों के निस्तारण के लिए
मध्यस्थता करता था और बदले में घूस लेता था। नौकरी में रहते हुए भी वह ऐसा ही कर रहा था। रिटायरमेंट के बाद भी वह दफ्तर जाता था, तब उसे क्यों नहीं रोका गया? क्या राजस्व परिषद के चेयरमैन समेत बाकी अधिकारी प्रशासनिक और अनुशासनिक प्रबंधन में नाकारा थे? या एक रिटायर्ड क्लर्क से सारे अधिकारी डरे हुए थे या उससे मिले हुए थे? जब राजस्व परिषद के अधिकारी, लखनऊ के जिलाधिकारी और शासन के अधिकारी यह जानते थे कि विवेकानंद नौकरी में रहते हुए भी ऐसा ही करता था, तब उसे उसी समय क्यों नहीं पकड़ा गया? आप भी समझते हैं कि तब क्यों नहीं पकड़ा गया और अब क्यों पकड़ा जा रहा है। जो सरकारी अमला आज विवेकानंद डोबरियाल के पीछे पड़ा है, उसी सरकारी अमले ने भ्रष्टाचारी विवेकानंद डोबरियाल के बेटे समीर डोबरियाल की विधानसभा के सहायक समीक्षा अधिकारी के सम्मानित पद पर नियुक्ति कैसे कर ली थी? यह भ्रष्टाचार का पेंडोरा बॉक्स है, यह खुले तो सब खुल जाएगा। डोबरियाल के बेटे की विधानसभा में नियुक्ति में शासन और विधानसभा के कौन कौन शीर्ष अधिकारी सक्रिय थे और क्यों सक्रिय थे? क्या डोबरियाल का बेटा बहुत मेधावी था या उसकी एवज में डोबरियाल से बेशकीमती जमीनों का लेन देन हुआ? समीक्षा अधिकारी के पद के लिए हुई प्रतियोगिता परीक्षा की कॉपियां निकालकर उसकी अगर निष्पक्ष जांच हो तो मेधा या भ्रष्टाचार की तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। आप यह भी जानते चलें कि 1 अप्रैल को जब पुलिस ने विवेकानंद डोबरियाल का घर घेरा था, तब विवेकानंद के नहीं मिलने पर उसके बेटे विधानसभा के सहायक समीक्षा अधिकारी समीर डोबरियाल को इंदिरा नगर पुलिस पकड़ कर ले गई थी। इस पकड़ पर अफरा तफरी मच गई थी। समीर का धारा 151 में चालान हुआ और थाने से ही उसकी जमानत भी हो गई। खैर, विधानसभा के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए हुई प्रतियोगिता परीक्षा की कॉपियां निकलवाकर उसकी ईमानदारी से जांच हो तो विवेकानंद डोबरियाल के बेटे समीर डोबरियाल, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी उप लोकायुक्त डीके सिंह के बेटे अविनाश सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अजय सिंह के बेटे अभय सिंह, विधान परिषद के सचिव राजेश सिंह के बेटे अर्धिग्न प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वनाम धन्य ओएसडी बल्लू राय के 2 रिश्तेदारों रितेश पांडे और एक अन्य की भी असली मेधा लोगों को पता चल पाए। इनमें डोबरियाल के बेटे को छोड़कर बाकी सारे सत्ता सामर्थ्यवानों के बेटे और रिश्तेदार समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के पद पर नियुक्त हुए। डोबरियाल के बेटे को विधानसभा में सहायक समीक्षा अधिकारी बनाया गया। ऐसे तमाम सफेद पोशों के मेधावी बेटों का पता चलना चाहिए जो विधानसभा या विधान परिषद में फर्जी तरीके से नौकरी पाकर मौज कर रहे हैं। विधानसभा सचिवालय में विधानसभा और विधान परिषद दोनों समाहित हैं। सपाई विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे से लेकर भाजपाई विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित तक का कार्यकाल विधानसभा में भर्ती घोटालों का दौर कहा जा सकता है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे तो घोटालों के शाश्वत केंद्र हैं। प्रदीप दुबे के इसी टैलेंट के कारण सरकार इन पर कृपा दृष्टि बनाए रहती है। दशक से भी पहले रिटायर हो चुके प्रदीप दुबे को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का जीता जागता प्रमाण है। अब नए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना क्या करते हैं, समय उनकी भी निगरानी कर रहा है। यह भी बड़ा रोचक है कि 2021 में विधानसभा और विधान परिषद में समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों की प्रतियोगिता परीक्षा में हुई धांधली को लेकर अंकुर सिरोहा और कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक में हुई धांधली और बड़े लोगों के सिफारिश पुत्रों की नियुक्तियों की शिकायत की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट के जज दिनेश कुमार सिंह का फैसला भी न्यायिक निष्पक्षता का नायाब उदाहरण है। जज साहब ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाया। जज साहब ने मामले की जांच कराने के बजाय याचिका को खारिज कर देना ही बेहतर न्याय समझा।
लेकिन अपने ही फैसले में जज साहब यह भी कहते हैं कि समीक्षा अधिकारियों की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने वाली दोनों कंपनियां TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड और राघव लिमिटेड संदेह के घेरे में है। लिहाजा भविष्य में इन कंपनियों को कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का काम नहीं दिया जाए। यानी जज साहब के फैसले की यह लाइन नियुक्तियों में धांधली की आधिकारिक पुष्टि करती है, लेकिन जज साहब ने नियुक्तियां खारिज नहीं की। इस जजमेंट का प्रतिफल क्या निकला, इसकी आप बेहतर कल्पना कर सकते हैं। अपनी कल्पना को साकार करते हुए उसमें यह भी जोड़ लें कि हाईकोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन याचिकाकर्ता अंकुर सिरोहा को विधानसभा ने फौरन समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। घोटाले के खिलाफ उठी एक आवाज नौकरी देकर घोंट दी गई। और पारदर्शिता का आलम यह है कि आप उस परीक्षा का रिजल्ट देखना चाहें तो आप ढूंढते ही रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। विधानसभा और विधान परिषद की वेबसाइट आपको भूल भुलैया में उलझाकर अपने कुकृत्य और भ्रष्ट आचरणों का एहसास करा देगी। यह सरकार की बहुप्रचारित ई गवर्नेंस, ई विधान, ई ट्रांसपेरेंसी का ई हाल है। इसी प्रसंग में जल्दी से एक वाक्य सुनाता चलूं। मैं तब राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र चौथी दुनिया में था। विधानसभा में नियुक्तियों में हुए घोटालों को कई किस्तों में उजागर करने के बाद मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर घोटाले में उचित कार्रवाई करने और घोटाले के कारण वंचित हुए मेधावी युवकों को संरक्षण देने का आग्रह किया था। तब मैंने उन्हें एक कलम उपहार में दी थी। वह कलम उस सीरीज की कलम थी जिससे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। मैंने योगी आदित्यनाथ महाराज से यह आग्रह और आह्वान किया था कि वास्तविक न्याय के दस्तावेज पर इस कलम से हस्ताक्षर जरूर करिएगा। मुख्यमंत्री ने तब त्वरित गति से कहा था कि विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच का आदेश दे दिया गया है। बाद में पता चला कि विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे को ही दे दी गई, जो तमाम घोटालों के सूत्रधार रहे हैं। चोर को ही कोतवाल बनाने वाली कहावत बिल्कुल सही साबित हुई और इस तरह मेधा के साथ न्याय की उम्मीद का बंटाधार हो गया। उसी दरमियान भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल को भी मैंने विधायिका की पवित्र स्थली पर हो रहे काले धंधे के बारे में बताया था। तब बंसल ने भी तपाक से कहा था, मैं तो मुख्यमंत्री से ही मिलने जा रहा हूं, इस मामले की भी जांच की बात कर लूंगा। फिर क्या हुआ? मैंने आपको बताया ही कि विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच का क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ। बल्कि घोटाला और तेज होता चला गया। माता प्रसाद पांडे के बाद हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष हुए, लेकिन दीक्षित भी युग धारा में शामिल हो गए। विधानसभा और विधान परिषद में अनाप शनाप नियुक्तियां हुई। एक दूसरे के रिश्तेदारों और सत्ता गलियारे के प्रभावशालियों के मेधावी बच्चों को जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, उन्हें विधायी घर में खुले हुए लंगर की पंगत में बिठा दिया गया। आज के लिए इतना ही, लेकिन इतने में फिर से बता दूं कि डोबरियाल का प्रसंग पेंडोरा बॉक्स है। इस बॉक्स से निकालकर कई नायाब घटनाएं आपको सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिफेंस कॉरिडोर को किस तरह घोटालों का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यह भी इसी कड़ी का हिस्सा है। आपको बताऊंगा अगली कड़ी में। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।